Hello everyone, welcome to Ocean of Economics. So we have discussed the questions of national income till question number 9. So in this video we'll start the discussion of questions from question number 10. So here's the question. Goods which are not used in production, okay, this was the question which I have given you as homework. So which was not used in the production of other goods, so that those are consumption goods. वाई बिकॉज कंजम्पशन गुड्स जो होती है उनको फाइनली कंज्यूम कर लिया जाता है, उनको फिर आगे किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ नहीं होता. ठीक है, सो कंजम्पशन प्रोडक्शन फिर किसी भी प्रोडक्शन के लिए यूज़ में नहीं आती है. कैपिटल गुड्स आती है. कैपिटल गुड्स आर लाइक प्लांट मशीनरी, दे आर ऑल्सो नॉन एज प्रोड्यूसर गुड्स. एंड इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स लाइक रॉ मटेरियल्स और जो भी चीज़ें यूज़ करके हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं. तो ये कैपिटल गुड, प्रोड्यूसर गुड और इंटरमीडिएट गुड, ये सारी हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ आती हैं बट कंजम्पशन गुड नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज़ फ्रॉम. देखिए फाइनेंशियल ईयर मीन्स फाइनेंशियली पूरा जो एक ईयर जिसको हम कंसीडर करते हैं. इन इंडिया दिस ईयर इज़ April 1st to March 31st. ओके, तो ये फाइनेंशियल ईयर है इंडिया का. तो जितनी भी फाइनेंशियल बैलेंस वगैरह सब कुछ अकाउंट्स जो मैच करने रहते हैं उसके लिए ये टाइम पीरियड को कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. सो ओके, नेशनल इनकम इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस. बिल्कुल सही है कि जितनी भी फाइनल गुड्स, हम सिर्फ हमारी नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स को ही कंसीडर करते हैं, राइट. सो उन सभी की जो मनी टर्म्स में वैल्यू होती है उसको हम नेशनल इनकम कंसीडर करते हैं. लाइक अगर हम बोले हमारी इकोनॉमी में 10 चेयर्स का प्रोडक्शन हुआ, 1 चेयर इज़ ₹100, तो 10 चेयर्स से हमारी नेशनल इनकम कितनी बनी, दैट इज़ 1000. सो वो क्या हुआ, आपके नेशनल इनकम बन गया. नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन इज डिड्यूस्ड. डिड्यूस मतलब माइनस करना, रिड्यूस करना. फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू टू गेट द नेट वैल्यू. बिल्कुल, आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास ऑल्सो दैट ग्रॉस वैल्यू जो होती है उसमें डेप्रीसिएशन पहले से इंक्लूडेड रहता है. तो अगर आपको उसको नेट वैल्यू में चेंज करना है तो आपको इसमें से डेप्रीसिएशन जो होता है वो माइनस करना पड़ता है. फाइन. सो क्या बोल रहा है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो बोथ ए एंड बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी. बाय द टाइम आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड. देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, किसी आउटपुट किसी प्रोडक्ट की जो मार्केट वैल्यू है. लेट्स सपोज हम बोलते हैं 100 रुपीज़ हमने बेकरी के बिस्किट्स का मार्केट प्राइस था. उसके लिए ये मैं आपके लिए मार्केट प्राइस यहाँ पे MP लिख रही हूँ. ठीक है, इसके लिए जो हमने रॉ मटेरियल यूज़ किए थे वो रॉ मटेरियल्स की वैल्यू थी लेट्स सपोज 40 रुपीज़. ठीक है, अब इस केस में वो रॉ मटेरियल जो 40 रुपये के थे उसकी वैल्यू हमने इंक्रीज़ करके उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस करके बेक करके जो भी करके हमने उसको 100 रुपीज़ की वैल्यू का बना दिया. तो इस केस में हमने उसमें वैल्यू कितनी ऐड की, तो सीधा सीधा दिख रहा है 100 और 40 का डिफरेंस, दैट इज़ 60. ये हमारा क्या था, ये है हमारा वैल्यू एडिशन. यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये वाली मार्केट प्राइस जो है आउटपुट की वैल्यू, और वैल्यू एडिशन ये वाला 60 जो हमने किया, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 40, विच इज़ नथिंग बट रॉ मटेरियल जो हमने इस एग्जाम्पल पे लिया है. अभी जो रॉ मटेरियल है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन. जो भी रॉ मटेरियल और विद इन द प्रोडक्शन जो भी चीज़ों हम कंज्यूम कर लेते हैं रॉ मटेरियल की फॉर्म में, तो वो सारी हमारी क्या होती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन. सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर. विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू. नेट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है ना, तो अभी जस्ट बताया था कि जो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा या फिर ग्रॉस वैल्यू जो होगी उसमें से जब हम डेप्रीसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास नेट वैल्यू आ जाती है. सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है. कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट जाता है देन मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख के जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल गुड्स आर द गुड्स. कैपिटल गुड्स कौन सी गुड्स होती है, देखते हैं कौन सी होती है. विच आर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर्स. बहुत सारे टाइम के लिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होती हैं वो होती है हमारी कैपिटल गुड्स. नेक्स्ट, विच आर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर फ्यू ईयर्स. नो, इट इज़ नॉट करेक्ट. कुछ टाइम के लिए अगर यूज़ होती है तो हम उसको कैपिटल गुड कंसीडर नहीं करते हैं. नेक्स्ट थिंग, विच लीड्स टू डेप्रीसिएशन. बिल्कुल, कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, असेट्स या फिर बिल्डिंग जो हो गई हमारी, है ना, इन सब चीज़ों का टाइम के साथ साथ डेप्रीसिएशन यानी कि इनकी वैल्यू कम होती जाती है. तो ये भी करेक्ट है. सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट बोथ ए एंड सी आर बिल्कुल करेक्ट है.
आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको मिस कर देते तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, कौन सी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है? ओल्ड एज पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ अबव. देखो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, कभी कभी हम इसमें आंसर लगाते हैं बोथ ऑफ द अबव, विच इज़ नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट. रीज़न क्या है? देखिए ओल्ड एज पेंशन क्या होती है, एक सर्टेन एज गेन करने के बाद में, लेट सपोज 60 अगर ईयर्स का कोई बंदा हो जाता है या 60 ईयर्स की जो पॉपुलेशन हो जाती है, उसके बाद में हम उनको ओल्ड एज पेंशन जो है बाय द गवर्नमेंट उनको दी जाती है. ठीक है. अब क्या इसके लिए उन्होंने किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया है, किसी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया है? नहीं. तो जिन भी मनी ट्रांसफ़र के पीछे गुड्स एंड सर्विसेज का कोई प्रोडक्शन नहीं होता तो उन चीज़ों को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते. तो ओल्ड एज पेंशन को इंक्लूड नहीं कर सकते. क्लियर. नेक्स्ट देखो रिटायरमेंट पेंशन, व्हाट अबाउट इट? रिटायरमेंट पेंशन किसको मिलती है? जो भी एक पर्टिकुलर एज पे आ जाता है उसके बाद में उसको मिलती है? बिल्कुल भी नहीं. रिटायरमेंट पेंशन उनको मिलती है जो किसी ना किसी ऑफिस में या तो काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे ऐसी पॉलिसीज़ होती है कि ये बंदा इतनी एज तक काम करेगा, उसके बाद जब ये रिटायर हो जाएगा तो हम इसको पेंशन देंगे. तो इस केस में रिटायरमेंट पेंशन सिर्फ उनको मिलती है जिन्होंने उस पेंशन को लेने के लिए किसी सर्टेन टाइम तक कुछ काम किया है. वो अभी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं कर रहे बट उन्होंने पहले किया हुआ है. ठीक है. तो इस केस में ये जो रिटायरमेंट पेंशन होती है इसको नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है. फाइन. सो डी वुड बी द करेक्ट, सॉरी यहाँ पे हमसे पूछा है नॉट इंक्लूडेड, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओल्ड एज पेंशन इज़ नॉट इंक्लूडेड, रिटायरमेंट पेंशन तो इंक्लूड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल फ्लो इज़ द फ्लो ऑफ व्हाट? रियल फ्लो, देखो दो फ्लो होते हैं जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं. रियल फ्लो मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी गुड्स है सर्विसेज हैं उनका फ्लो हो रहा है. फ्लो कैसे होगा? जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वहाँ से कंज्यूमर सेक्टर की तरफ जाता है ना, मतलब किसी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, सर्विस बनाई और वो कंज्यूमर सेक्टर को दे रही है. तो ये क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर सेक्टर के पास थी वो कंज्यूमर सेक्टर के पास जा रही है ना. सो दिस इज फ्लो. तो रियल फ्लो, रियल फ्लो में हमारी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती है. डी वुड बी द करेक्ट आंसर. एक और फ्लो होता है, आई हैव जस्ट टोल्ड यू, दैट इज नॉन एज मनी फ्लो. मनी फ्लो कैसे होता है? मनी फ्लो ऐसे होता है कि ये प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया, कंज्यूमर सेक्टर को गुड एंड सर्विसेज दी, रियल फ्लो हुआ. तो कंज्यूमर सेक्टर उसके बदले में उसके एक्सचेंज में इसको क्या देगा? इसके एक्सचेंज में वो देगा इसको मनी. ठीक है. तो ये आपका क्या होता है? मनी फ्लो. तो इकोनॉमी में दो फ्लो होते हैं, टू फ्लोज आर देयर, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. रियल फ्लो है वो बिलोंग करेगा आपका गुड्स एंड सर्विसेज दोनों से, और जो मनी फ्लो है वो मनी ट्रांजेक्शन से डील करेगा. ओके. आई होप डी ऑप्शन इट इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, an autonomous increase in expenditure should result in an increase in a country's real GNP only. A very important question और थोड़ा सा समझने वाला है, ध्यान से इसको देखना. an autonomous increase in expenditure, एक्सपेंडिचर जो है उसमें इंक्रीज आ गया है किसी चीज़ की वजह से. ठीक है. शुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन कंट्रीज रियल जीडीपी. सबसे पहली तो बात आती है कि रियल जीडीपी क्या होती है, जीएनपी. रियल जीएनपी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज में जो एक्चुअली इंक्रीज होता है ना, तो उससे डील करती है हमारी रियल जीएनपी. अब ये पूछता है कि भाई ये जो हमारी इंक्रीज किस में हुआ, एक्सपेंडिचर में, ये रियल जीएनपी को भी इंक्रीज करेगा. कब? लेट्स सी. द कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ नेगेटिव. नो, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस, कि अगर नेगेटिव है तब तो इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा. नेक्स्ट, इट इज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. बिल्कुल भी नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कोई रोल नहीं है, मल्टीप्लायर का कोई रोल नहीं है. तो किसका रोल है? द कंट्रीज इकोनॉमीज वर्किंग अंडर कंडीशन ऑफ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट. ये करेक्ट आंसर है. क्यों है वो देख लो. अगर मैं बोलूँ हमारी कंट्री में 100 पीपल है, लेट सपोज एग्जाम्पल है, 100 नहीं है, बहुत ज़्यादा है. सो अगर 100 पीपल हैं और वो सारे लोग किसी ना किसी वर्क में लगे हुए हैं, कोई भी अंडर एम्प्लॉयड नहीं है, अनएम्प्लॉयड नहीं है, सबके सब काम कर रहे हैं. अब इस केस में क्या होता है, अगर हम अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करते हैं, एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएगी इकोनॉमी में. तो इस केस में इन लोगों को, ये जो 100 लोग काम कर रहे हैं, इनको ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनानी पड़ेगी ऑब्वियसली. करेक्ट. अब देखिए, अगर इन लोगों में से एक भी बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं है, अंडर एम्प्लॉयड भी नहीं है, तो गुड्स एंड सर्विसेज कौन बनाएगा? कोई भी नहीं बना पाएगा. तो इस केस में क्या आपकी रियल जीएनपी जो गुड्स एंड सर्विसेज से डील करती है, गुड्स एंड सर्विसेज अगर इंक्रीज़ ही नहीं हुई है तो क्या इस रियल जीएनपी में कोई इंक्रीज़ आएगा?
बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो रियल जीएनपी में इंक्रीज कब आएगा? सिर्फ तभी आएगा जब कुछ लोग फ्री हैं रियल जीएनपी के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करने के लिए। सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली डिनोट्स नेशनल इनकम? इनमें से कौन सा नेशनल इनकम डिनोट करता है? देखिए, दो टर्म्स होती है, एक होता है जीडीपी जिसमें डी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा होता है जीएनपी। यहाँ पे एन इंपॉर्टेंट है। डी मतलब डोमेस्टिक, एन मतलब नेशनल। लास्ट वीडियो में बताया था, जाके देख लेना इफ नॉट रिमेंबर। सो डी मीन्स डोमेस्टिक, एन मीन्स नेशनल। नेशनल इनकम जो है वो क्या है? इनमें से कौन सी? जीडीपी बिल्कुल भी नहीं, ये तो डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है। जीडीपी कुड नॉट बी द आंसर। जीएनपी हो सकता है, एनएनपी हो सकता है, एनएनपी यहाँ पे भी हो सकता है। बट देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम इनमें से किसको जनरली जो है नेशनल इनकम कंसीडर करते हैं। तो जनरली हम नेशनल इनकम जो हमारी कैलकुलेट होती है, कंसीडर होती है, उसको हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। यही वो आपकी इनकम है। एज सच तो ये भी हमारी नेशनल इनकम, बट हम इसको कंसीडर करते हैं इंडिया में, ठीक है। और बहुत सारी अदर कंट्रीज़ भी है जहाँ पे नेशनल इनकम जो है फैक्टर कॉस्ट पे ही निकाली जाती है, कैलकुलेट की जाती है। व्हाट इज़ द रीज़न? देखो, मार्केट प्राइस पे तो क्या होती है, टैक्सेस की अमाउंट भी ऐड होती है, सब्सिडीज़ के अमाउंट रिड्यूस होते हैं, तो इस वजह से हमको रियल पिक्चर नहीं मिलता है ना मार्केट प्राइस वाला, इसलिए इसको किस पे कंसीडर करते हैं? फैक्टर कॉस्ट। दूसरी चीज़, आप बोलोगे मैम एनएनपी तो ठीक है, जीएनपी क्यों नहीं लेते हैं? देखो, तो जीएनपी में हमारा डेप्रीसिएशन का अमाउंट इंक्लूडेड रहता है। हम चाहते हैं कि हमको प्योर जो नेशनल इनकम है वो मिले, तो ये जो जीएनपी है इसमें से हम डेप्रीसिएशन को हटा देते हैं, इसलिए हमको एनएनपी एट एफसी मिलता है। क्लियर? सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअली इंडिकेट्स एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम? इनमें से कौन सा एक्चुअली लिखा है, उसको ध्यान से रखना, उसको छोड़ मत देना। नेशनल इनकम में इंक्रीज बताता है, तो वो है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट करंट प्राइसेस। देखो, नॉमिनल जीडीपी और करंट प्राइसेस पे जो जीडीपी होती है एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? करंट प्राइसेस पे हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अगर करंट मतलब अभी के टाइम में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो जो चीज़ पहले 1 रुपये में मिलती थी हो सकता है वो 100 रुपीज़ में मिल रही है, तो ये तो ज़बरदस्ती आपकी नेशनल इनकम को इंक्रीज़ किया हुआ बताएगा। तो हम इस पर कैलकुलेट करेंगे तो हमको एक्चुअल जो यहाँ लिखा हुआ ना उस पर नहीं पता चलेगा, उस पर हमको पता पड़ेगा जब हम रियल जीडीपी के ऊपर निकालेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें एक बेस ईयर लेते हैं। बेस ईयर क्या होता है कि ऐसा ईयर जिसमें बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट रही होती हैं, फ्लक्चुएशंस नहीं होते इकोनॉमी में, प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती, नॉर्मल सा ईयर लेते हैं और उसके बेसिस पे हम रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।